इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है भाई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, जैसे हमने डिस्कस करा था कि चार्ज कैसे क्रिएट होता है। ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है। जब हम इसके पास दूसरा पॉजिटिव चार्ज लेकर जाएंगे ना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जब हम इसे इसके पास लेकर जाने की कोशिश करेंगे तो ये इसे रिपेल करेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इसे क्या करेगा? रिपेल करेगा। और जब ये इसे रिपेल करेगा तो फिर भी हम इसे इसके पास लेकर जा रहे हैं। तो हम जितना वर्क कर रहे हैं, हम जितना वर्क डन कर रहे हैं इस एक कूलम चार्ज को मूव करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसे ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है भाई? जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास दूसरा पॉजिटिव चार्ज लेके जा रहे हैं और ये एक कूलम का है। इसको इसके पास लेके जाने में हमें जितनी मेहनत करनी पड़ेगी, एक कूलम को मूव करने के लिए हमें जितनी मेहनत करनी पड़ेगी, उसे हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। ठीक है। और भाई दो चीजें होती है, एक तो होता है पोटेंशियल और एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस। इन दोनों में फर्क क्या होता है? देखो, पोटेंशियल होता है सिर्फ एक पॉइंट। अगर हम इनफाइनाइट पर याद रखना, इनफाइनाइट, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके आसपास, तो वो कुछ जगह तक ही होगी। इनफाइनाइट मतलब इतनी दूर की इलेक्ट्रिक फील्ड ही खत्म हो गई है ना, कुछ जगह तक ही। तो ये इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर पाएगा। अगर इस पॉजिटिव चार्ज और इस पॉजिटिव चार्ज में बहुत ज्यादा डिस्टेंस कर दिया जाए तो ये पॉजिटिव चार्ज इससे इंटरैक्ट नहीं कर पाएगा, ये इसे रिपेल नहीं कर पाएगा। तो जहां तक ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगा सकता है, वो स्पेस, वो रीजन जहां पर ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगा सकता है, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो भाई जब हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव कर रहे हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करने में हमें जितना वर्क करना पड़ रहा है एक कूलम चार्ज को मूव करने के लिए, उसे तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। और याद रखना, इनफाइनाइट पर, इनफाइनाइट मतलब इतना ज्यादा डिस्टेंस की कोई इंटरैक्शन नहीं हो पा रही। इनफाइनाइट मतलब इतना ज्यादा डिस्टेंस। अब वो डिस्टेंस कितना भी हो सकता है, इस पॉजिटिव चार्ज से हो सकता है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा, तो वहां पर इनफाइनाइट पर बस बात ये होती है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ना, वो जीरो हो जाता है। पोटेंशियल जीरो हो जाता है क्योंकि कोई इंटरैक्शन नहीं हो रही, इतना ज्यादा डिस्टेंस है कि ये पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगा पा रहा। ठीक है। तो जब हम इस इनफाइनाइट पोजीशन से, इस पोजीशन से जहां पर वो कोई फोर्स नहीं लगा पा रहा था, वहां से हम एक पॉइंट पर लाते हैं जहां पर वो फोर्स लगा पा रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में ला पा रहे हैं, तो हमें जितना वर्क करना पड़ रहा है उसे हम पोटेंशियल कहते हैं। पोटेंशियल क्या होता है? इनफाइनाइट से अगर हमें एक कूलम चार्ज को इनफाइनाइट से एक पॉइंट पर लाना है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमें इसी एंट्री करानी है, इस एक कूलम चार्ज की ना इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें इसको एंट्री करानी है, तो हमें जितना वर्क करना पड़ेगा इनफाइनाइट से, मतलब ऐसे डिस्टेंस से जहां पर कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं था, जहां पर कोई इंटरैक्शन नहीं हो पा रही थी, वहां से हमें यहाँ पर लाना है। तो हमें जितना वर्क करना पड़ रहा है एक कूलम चार्ज को मूव करने के लिए फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसे हम कहते हैं पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है अभी तो हम और भी पढ़ेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना। तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लेके जाने में हमें जितनी मेहनत लग रही है, भाई जितना वर्क करना पड़ रहा है हमें इस पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट में मूव करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इनफाइनाइट से एक पॉइंट पे लाते हैं तो पोटेंशियल, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर एक कूलम चार्ज को मूव कराने में हमें जितना वर्क करना पड़ेगा उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। ये दोनों की ही यूनिट हमारी क्या होती है? दोनों की ही यूनिट होती है वोल्ट, और दोनों का ही फॉर्मूला क्या होता है? दोनों का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज, है ना। और डेफिनेशन क्या होती है? वर्क डन टू मूव वन कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वो तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। एंड वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव द चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इसको मेजर करने के लिए जो हम डिवाइस यूज करते हैं उसे हम कहते हैं वोल्ट मीटर। एक बात तो क्लियर है कि वर्क की यूनिट जूल होती है और चार्ज की यूनिट कूलम होती है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर हम
1 वोल्ट जो है वो किसके इक्वल है, 1 जूल पर कूलम के, है ना, जूल अपॉन कूलम। इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे, 1 वोल्ट की हम डेफिनेशन कैसे देंगे, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज, अगर 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए हमें 1 जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट। तब हम कह सकते हैं हाँ भाई पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है। अगर 1 कूलम चार्ज को मूव कराने के लिए हमें 1 जूल की एनर्जी लगानी पड़ रही है, 1 जूल का वर्क करना पड़ रहा है, तो हम कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है। इसको मेजर करता कौन है, इसको मेजर करता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर की बस हमें 3 बातें याद रखनी है। ये जो वोल्ट मीटर होता है ना, वोल्ट मीटर, इसके हमें 3 बातें याद रखनी है। पहली बात, मेजर क्या करता है भाई, इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस। पहली बात तो पोटेंशियल को मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। दूसरी बात, इट हैज हाई रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, हाई रेजिस्टेंस। और तीसरी बात, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, इसे हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अमीटर का क्या था, अमीटर मेजर्स करंट, उसका रेजिस्टेंस लो होता था क्योंकि उसे तो करंट मेजर करना है, तो करंट उस तक पहुंचना चाहिए, तो उसका रेजिस्टेंस लो होता था। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है क्योंकि वोल्ट मीटर हम देखो एक तो पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, इसका रेजिस्टेंस हाई क्यों होता है, इसका रेजिस्टेंस हम इसलिए हाई करते हैं कि इसके थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप ना हो जाए ज़्यादा, इसके आसपास ना ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप ना हो जाए, है ना, इसे V ज़्यादा से ज़्यादा मिले। अभी हम सीखेंगे पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। अभी तो हम बस जान लेते हैं ये 3 बातें वोल्ट मीटर की। एक तो ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होना चाहिए, अमीटर का लो और इसका हाई, और इसे हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, V से, ठीक है। हम इसे कैसे कनेक्ट करते हैं, 2 कॉम्बिनेशंस में हम अच्छे से सीखेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको हम वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और इसे हम मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से। और पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कौन करता था, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता था सेल या बैटरी। सेल, बैटरी, ये जो सोर्स होता है ना, एसी सोर्स भी हो सकता है, एसी सोर्स, एसी सोर्स होता है हमारा, ये जो सॉकेट होता है ना, 3 पिन प्लग, 2 पिन प्लग, ये एसी सोर्स है। तो मतलब ये तो डीसी सोर्सेज है, डीसी सोर्सेज, ये एसी सोर्स है। डायरेक्ट करंट सोर्स हो या एसी करंट सोर्स हो, अल्टरनेटिंग करंट सोर्स हो, जो इसको प्रोवाइड कर रहा है, सेल या बैटरी हो, है ना, वो क्या होता है, वो हमारा ये करता क्या है, इट मेंटेन्स, क्या करता है, इट मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे कि हम कंसिडर कर लेते हैं ये हमारा एक मेटल बॉडी है, हमें पता था करंट होता क्या था, करंट होता था कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना इसमें, बस वो फ्लो कर जाए, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो जाएगा। लेकिन ये जो सेल या बैटरी है ना, वो एक तरीके का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता था, एक टर्मिनल को नेगेटिव बना देता था, एक टर्मिनल को पॉजिटिव बना देता था, जिससे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ना एक ही तरफ चलने लगे, ठीक है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही तरफ मूव करने लगे और एक नेट करंट फ्लो हो। तो इसीलिए ये जो हमारा करंट था, करंट को मेंटेन, मतलब हमें सेल या बैटरी की क्या रिक्वायरमेंट होती थी कि 2 पॉइंट्स के बीच में वो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करे जिससे इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो कर पाए। तो ये हमारा होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमने करंट के बारे में सीख लिया, आई के बारे में, और हमने पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V के बारे में सीख लिया। अब हम इन दोनों के बीच का रिलेशन सीखेंगे। रेजिस्टेंस तो हमें पता ही है, रेजिस्टेंस बताओ क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस होते हैं टेंडेंसी टू अपोज करंट। भाई करंट को अपोज करने की टेंडेंसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। हमने ये डिस्कस भी करा था कि बेस्ट कंडक्टर सिल्वर होता है तो उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है ना। और रेजिस्टेंस जो है वो हमारा एक मटीरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है, मतलब मटीरियल पर डिपेंड करता है कि कंडक्टर है या इंसुलेटर है। कंडक्टर का जनरली रेजिस्टेंस कैसा होता है, कंडक्टर करंट को फ्लो होने दे रहे हैं तो उनका रेजिस्टेंस कम होता है, इंसुलेटर्स का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। और जो बहुत ही अच्छा कंडक्टर हो, सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर का रेजिस्टेंस 0 होता है, इसमें बहुत सारा करंट फ्लो हो जाता है, बहुत अच्छा। सुपर कंडक्टर क्या होता है, सुपर कंडक्टर मतलब इसका रेजिस्टेंस 0 होगा। एक होता है परफेक्ट इंसुलेटर। परफेक्ट इंसुलेटर क्या होता है, या आइडल इंसुलेटर क्या होता है, जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो, बिल्कुल ही करंट को फ्लो नहीं होने देगा, हल्का सा भी करंट
फ्लो नहीं होने देगा, तो उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, वो करंट को बिल्कुल भी फ्लो नहीं होने देता। तो अब ये जो हमने चीजें पढ़ी हैं, इनके बीच का एक रिलेशन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं ओम्स लॉ। तो अब हम ओम्स लॉ को पढ़ने वाले हैं। क्या कहता है ओम्स लॉ? हमें पता चल गया कि भाई हम जो बैटरी लाते हैं ना 3 वोल्ट की, 4 वोल्ट की, वो उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और भाई जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अगर हम 6 वोल्ट की बैटरी लाएंगे और एक 10 वोल्ट की बैटरी लाएंगे, तो जो 10 वाली है ना, वो ज़्यादा करंट प्रोवाइड करेगी। तो इतनी बात तो हमें क्लियर है, और यही ओम्स लॉ है कि अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, अमाउंट ऑफ करंट, करंट को किससे रिप्रेजेंट करते थे? करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते थे। अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, flowing through a wire is directly proportional to the potential difference between two points। ठीक है भाई, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा उतना ज्यादा ही करंट फ्लो होने वाला है। मैथमेटिकली हम कह सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जितना ज्यादा हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे उतना ज्यादा करंट फ्लो हो जाएगा, है ना। और इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, कांस्टेंट। ये R एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट होने का मतलब ये नहीं है कि ये चेंज नहीं हो सकता। कांस्टेंट होने का मतलब है ये इन दोनों से कांस्टेंट है। मतलब अगर हम, ऐसा नहीं है कि भाई एक कॉपर की मैं वायर लाई, तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं उसके थ्रू ज्यादा करंट पास करूंगी तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, ऐसा जरूर होता है कि जिस वायर का रेजिस्टेंस कम है वो करंट ज्यादा फ्लो करेगा, लेकिन करंट बढ़ाने से रेजिस्टेंस में कभी कोई चेंज नहीं आ सकता, है ना। ऐसा थोड़ी कि कॉपर वायर लाए और उसमें ज्यादा करंट पास कर दिया तो उसका रेजिस्टेंस कम हो गया, और कम करंट पास कर रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस हाई हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। ना ही वो वोल्टेज पर, पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करता है। ऐसे नहीं कि 5 वोल्ट की बैटरी लगा दी तो कॉपर वायर का रेजिस्टेंस बढ़ या कम गया, ऐसा कुछ नहीं होता। ये V और I का इंडिपेंडेंट है। R इज इंडिपेंडेंट ऑफ V एंड I। अगर हम एक ही वायर की बात करें, एक ही वायर, और उसमें ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर पाए, ज्यादा V बढ़ाते चले जाए, तो उसका I भी बढ़ेगा लेकिन R चेंज नहीं होगा। V बढ़ाने से I तो बढ़ेगा लेकिन R पर कोई चेंज नहीं आने का। R क्या हो गया? R हो गया V अपॉन I। रेजिस्टेंस हो गया V अपॉन I। फॉर्मूले में दोनों आ रहे हैं, V भी आ रहा है, I भी आ रहा है, लेकिन ना ये V पे डिपेंड करता ना I पे डिपेंड करता। अगर हम V को बढ़ाएंगे तो I इस तरीके से बढ़ेगा कि इनका रेशो कांस्टेंट रहे, V अपॉन I जो है वो चेंज नहीं होगा, है ना। तो यही है ओम्स लॉ कि रेजिस्टेंस जो है वो ना V पर डिपेंड करता ना I पर डिपेंड करता। रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, वो 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, लेकिन V और I पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। वैसे रेजिस्टेंस पता है किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? अभी हम सीखेंगे। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है एक तो लेंथ पर, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है एरिया पर, नेचर पर, लेंथ, एरिया, नेचर और टेम्परेचर पर। इन फैक्टर्स पर जो है हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। लेंथ पर कैसे डिपेंड करता है? एरिया, नेचर और टेम्परेचर। नेचर का मतलब है वो कंडक्टिंग टाइप का मटेरियल कैसा है भाई, वो कंडक्टर है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, इंसुलेटर है तो उसका रेजिस्टेंस हाई होगा, है ना। उसके पास कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मेटल बॉडी है, मेटल कंडक्टर यानी मेटल्स ही होते हैं ज्यादातर। तो कंडक्टर अगर वो मेटल है, उसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो कंडक्टर होगा, उसका रेजिस्टेंस कम होगा। और अगर उसके पास इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो वो क्या होगा, वो एक इंसुलेटिंग टाइप का होगा। लेंथ पे भी डिपेंड करता है भाई, ये जो हमारा रेजिस्टेंस है वो लेंथ पर कैसे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड करता है कि अगर बहुत ही एक लंबी वायर होगी, पहले हम जान लेते हैं ये रेजिस्टेंस होता क्यों है, क्यों कोई करंट को अपोज करना चाहता है। देखो एक वायर है, हमें पता है इसमें जब इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये जैसे हमारा एक बड़ी सी वायर बना लेते हैं, इस वायर के थ्रू हमें करंट को पास करना था। इसमें करंट बेसिकली कौन पास कर रहा है? जैसे ये सोडियम की वायर है, तो हमें पता है सोडियम खुद तो प्लस बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देगा, फिर सोडियम प्लस, फिर इलेक्ट्रॉन बाहर, ऐसे कुछ होगा सिस्टम, है ना। इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और मेटल एटम्स भी होंगे, ठीक है। तो अब ये जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होंगे तो ये मेटल एटम से टकराएंगे भी। तो अब जब ये मेटल एटम से टकराएंगे, ये आयन से टकराएंगे, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इतनी स्पीडली नहीं मूव कर पाएंगे। इनको इलेक्ट्रॉन्स को कौन अपोज कर रहा है? ये सोडियम के एटम्स अपोज कर रहे हैं। जो मेटल एटम्स है वो
इलेक्ट्रॉन्स को इतना इजीली फ्लो नहीं होने देते, उन्हें रोकते हैं और उनको रोक कर वो करंट को कम कर देते हैं। यही रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं ये मेटल एटम्स। कोई हमसे पूछे कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस होता क्यों है? रेजिस्टेंस इज ड्यू टू कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द सेंट्रल मेटल एटम। मतलब मेटल एटम से इलेक्ट्रॉन्स अगर टकराएंगे, कोलाइड करेंगे, तो क्या होगा? कोलाइड करने की वजह से वो इतनी इजीली फ्लो नहीं कर पाएंगे और यही रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है ना। टकराते रहेंगे, टकराने से पता है वो चीज हीट अप भी हो जाती है। हम देखते हैं ये सेंट्रल मेटल एटम तो रुके हुए, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन बार बार टकराएंगे तो ये मेटल एटम मूव तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपनी पोजीशंस पे हिलने लगेंगे। और जब ये अपनी पोजीशन पर हिलते रहेंगे तो क्या होगा? अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करने लगेंगे, ऊपर नीचे टू एंड फ्रो मूव करने लगेंगे और उसकी वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो ये होता है हमारा कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। कॉज ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? ये कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द मेटल एटम की वजह से जो कोलिजन होता है। अब भाई हम जितनी लंबी वायर यूज कर लें, जितनी ज्यादा लंबी वायर यूज करेंगे उतने ज्यादा रास्ते में, जैसे इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है, तो जितने ज्यादा हमारे पास लंबी वायर होगी उतने ज्यादा सोडियम एटम्स होंगे रास्ते में, उतना ज्यादा टकराना पड़ेगा। तो भाई अगर हम लेंथ बढ़ा देते हैं ना, लेंथ बढ़ाने की वजह से भाई इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा तभी तो करंट डेवलप होगा। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है तो बहुत सारे अगर सेंट्रल मेटल एटम्स आ गए, बहुत सारे मेटल एटम्स आ गए, तो टकरा के तो उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी और वो इतनी आसानी से फ्लो नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए पहला फैक्टर तो ये है लेंथ। अगर हम बहुत लंबी वायर यूज करते हैं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस बढ़ जाता है अगर लेंथ बढ़ाएंगे। लेंथ बढ़ाने से लंबी वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो हमसे कोई पूछे लंबी वायर या छोटी वायर किसमें करंट ज्यादा आसानी से फ्लो हो पाएगा, तो लंबी वायर में तो रेजिस्टेंस ज्यादा है। भाई हमें इतनी बात तो क्लियर ही है कि जब हम स्कूटी भी ड्राइव कर रहे होते हैं तो जो बिल्कुल पतली सी रोड होती है, जो पतली और लंबी रोड होती है, पतली और लंबी रोड, उसमें रेजिस्टेंस, उसमें ट्रैफिक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो भाई जो पतला और लंबा है, पतला और लंबा, उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। जो मोटा वाइड रोड्स है, वाइड रोड्स और छोटी छोटी रोड्स है, तो उसमें रेजिस्टेंस कम लगेगा, है ना, उसमें ट्रैफिक भी कम लगेगा। तो अगर हम लेंथ को बढ़ा देते हैं रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, अगर हम लेंथ को बढ़ाते हैं रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अगर हम एरिया को बढ़ाते हैं ना, वाइड रोड, मोटी मोटी रोड्स यूज करते हैं ऐसे, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा देते हैं, ऐसे बड़ी सी वायर यूज करते हैं, तो इजीली इलेक्ट्रॉन्स के पास बहुत सारे रास्ते होंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से करके कैसे भी फ्लो हो जाएगा। तो अगर हम एरिया बढ़ाते हैं रेजिस्टेंस कम हो जाता है, थिक वायर का रेजिस्टेंस कम होता है। थिक वायर का रेजिस्टेंस कम होता है ना, थिक वायर का रेजिस्टेंस कम होता है, मतलब थिक वायर के थ्रू करंट जो है वो इजीली फ्लो हो पाएगा। थिक वायर के थ्रू करंट जो है वो इजीली फ्लो हो पाता है। और एक डिपेंड करता है नेचर पे। नेचर पे कैसे डिपेंड करता है कि भाई उसका नेचर कैसा है, कंडक्टिंग नेचर है या इंसुलेटिंग नेचर है। अगर कंडक्टिंग नेचर होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, अगर इंसुलेटर होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। एक डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। भाई जब हम बहुत देर तक यूज़ करते रहते हैं, हम खुद भी देखते हैं चीज़ गर्म हो जाती है, चार्जर भी बहुत देर बाद यूज़ करके वो गर्म हो चुका होता है, या बल्ब है ना, तो वो गर्म क्यों हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ जाता है उसका। जब हम बहुत देर तक उसे यूज़ कर रहे हैं तो बहुत बार वो कोलाइड करे, टेम्परेचर बढ़ गया, रेजिस्टेंस भी बढ़ गया। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। एक तो लेंथ पर डिपेंड करता है, लेंथ पर कैसे, जितनी लंबी वायर होगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। एरिया पे, मतलब हमें एक बात ये सोचनी चाहिए कि हमें क्या प्रेफर करना चाहिए, थिक वायर, थिक मतलब मोटी वायर हो, एंड शॉर्ट लेंथ वायर। ये वाली हमारे लिए बेटर होगी, ये वाली बेटर होगी, थिन वायर और लॉन्ग वायर। ये तो हमारे लिए अच्छी नहीं होगी, ये हमारे लिए अच्छी होगी। इसके थ्रू क्या होगा, रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा। मोटी वायर है और छोटी वायर है, मोटी और छोटी वायर के थ्रू करंट इजीली फ्लो हो पाता है, और जो पतली सी वायर, लंबी सी वायर होती है उसके थ्रू करंट इजीली नहीं फ्लो हो पाता। तो इतनी बात तो हमें क्लियर है, लेकिन हम यूज़ यही करते हैं। ज़्यादातर हमारी जो वायर्स होती है ना वो पतली सी होती हैं, पतली वायर्स होती है और बहुत लंबी लंबी वायर्स होती है। भाई वो हमें करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम मोटी वायर यूज़ करेंगे तो मटीरियल ज़्यादा लगाना पड़ेगा, है ना, कॉपर की वायर है तो कॉपर ज़्यादा लगाना, तो कॉस्टिंग बढ़ जाएगी उसकी। और अगर हम लेंथ जो है, लेंथ हमें इसलिए लंबी करनी पड़ती है क्योंकि भाई बहुत दूर दूर तक करंट को हमें प्रोवाइड करना है ना। इलेक्ट्रिसिटी तो बनती कहीं और है, यूज़ कहीं और होती है, तो इतनी दूर दूर तक लंबी वायर्स के थ्रू ही जाया जा सकता है। तो इसीलिए हमें यही
यूज़ करना पड़ता है। लेकिन अगर हम थिक वायर, कहीं कहीं लगी होती है ना हाई टेंशन मोटी मोटी वायर्स, उसके थ्रू इतना ज़्यादा करंट होता है कि उसे कहा जाता है कि टच भी मत कर लेना, जबकि बाहर इंसुलेटर है उसके, तब भी कहा जाता है उसे टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाई टेंशन वायर्स को अगर टच करेंगे तो करंट डेवलप हो सकता है ना। इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं, जो वो थिक वायर्स होती है ना, थिक वायर्स, उसके थ्रू करंट जो है वो ज़्यादा फ्लो हो सकता है। तो हमें याद रखना है रेजिस्टेंस इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस होता क्या है, टेंडेंसी टू अपोज करंट, करंट को अपोज करने की टेंडेंसी होता क्यों है रेजिस्टेंस होता है, ये कोलिजन्स की वजह से, जो सेंट्रल मेटल एटम है ना, ये रुकावटें पैदा करते हैं, और ये इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है, ये आर है ना, V/I, इसकी यूनिट होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। 1 ओम को कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे, अगर 1 ओम को मैं एक्सप्लेन करने को आ जाए, वोल्ट इसकी यूनिट है, इसकी यूनिट है एम्पियर, मतलब ओम किसके इक्वल है, वोल्ट पर एम्पियर। ओम किसके इक्वल होता है, वोल्ट पर एम्पियर के इक्वल होता है। और हम 1 ओम को एक्सप्लेन कैसे करेंगे, 1 ओम, तो भाई ये जो 1 ओम होता है, ये हम इसे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इफ 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, अगर 1 एम्पियर करंट 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से फ्लो हो, देन द रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओम। रेजिस्टेंस 1 ओम का मतलब क्या है, 1 एम्पियर, अगर 1 एम्पियर करंट 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से फ्लो हो, तो हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस 1 ओम है। 1 ओम रेजिस्टेंस मीन्स व्हेन 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, तो हम कह सकते हैं हाँ भाई रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस हमारा 1 ओम है ना। और ये रेजिस्टेंस जो है ये होता है टेंडेंसी टू अपोज करंट, यूनिट होती है ओम, और 1 ओम 1 वोल्ट पर एम्पियर के इक्वल होता है। Thanks for watching. Please like and comment and don't forget to subscribe. Thank you.